आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, फूल। लेकिन आज हम इन्हें किसी कवि या शायर की नज़र से नहीं बल्कि एक बायोलॉजिस्ट के नज़रिए से देखने वाले हैं। एंजियोस्पर्म्स यानी फूल वाले पौधे। बाहर से जितने खूबसूरत दिखते हैं ना, अंदर से उनकी कहानी उतनी ही दिलचस्प है। तो चलिए फूलों की इस रोज़मर्रा की खूबसूरती से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जीव विज्ञान की एक बहुत ही शानदार दुनिया में कदम रखते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे फूलों से जुड़े हमारे मानवीय जज्बात से। फिर सीधा चलेंगे एक बायोलॉजिस्ट के दिमाग में और समझेंगे कि एक फूल का असली स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है। और अंत में देखेंगे कि इस पूरी मेहनत का फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलता है। मतलब कविता और रोमांस से शुरू करके हम सीधा एक पौधे के बायोलॉजिकल फैक्ट्री फ्लोर पर उतरने वाले हैं। अब इंसानों का फूलों के साथ जो रिश्ता है ना, वो बहुत पुराना और बहुत गहरा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, क्या प्रकृति ने इतने रंग बिरंगे फूल सिर्फ हमारी आंखों को सुकून देने के लिए बनाए हैं? क्या इनका वजूद सिर्फ हमारी दुनिया की खूबसूरती बढ़ाने के लिए है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी रोजमर्रा की सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। देखिए, सदियों से हम फूलों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। घर सजाने के लिए, गहनों के तौर पर या फिर पूजा पाठ और सामाजिक आयोजनों में। प्यार जताना हो, कोई बड़ी खुशी मनानी हो या फिर किसी गहरे दुख का इजहार करना हो, हमारी हर भावना को व्यक्त करने का ये सबसे सशक्त माध्यम रहे हैं। लेकिन अब जरा अपना चश्मा बदलते हैं। चलिए देखते हैं कि विज्ञान आखिर किन खूबसूरत चीजों को किस तरह से देखता है। यहाँ ना दो बिल्कुल अलग दुनिया आपस में टकराती हैं। एक तरफ है हमारा मानवीय नजरिया, जहां फूल सिर्फ भावनाएं, संस्कृति और खूबसूरती का प्रतीक है। और दूसरी तरफ है एक जीव विज्ञानी की बहुत ही प्रैक्टिकल दुनिया, जहां फूल एक आकारिकीय आश्चर्य यानी मॉर्फोलॉजिकल मार्वल हैं। विज्ञान के लिए ये कोई सजावट का सामान नहीं, बल्कि भ्रूण के विकास की साइट्स हैं। सीधे शब्दों में कहें तो एक पूरी की पूरी बायोलॉजिकल फैक्ट्री। अगर हम इसे तकनीकी भाषा में समझें तो एक फूल असल में एक रूपांतरित प्ररोह होता है, जिसे हम इंग्लिश में मॉडिफाइड शूट कहते हैं। मतलब ये पौधे के तने का ही एक ऐसा हिस्सा है जिसने आम पत्तियों या शाखाओं की तरह बढ़ने के बजाय खुद को पूरी तरह से लैंगिक जनन यानी रिप्रोडक्शन के लिए बदल लिया है। इसने एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। तो चलिए इस बायोलॉजिकल फैक्ट्री का एक छोटा सा टूर करते हैं और देखते हैं कि ये पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव इंजन आखिर बना कैसे है। बिल्कुल बेस यानी नीचे से शुरू करें तो हमें मिलता है पुष्पवृंत या पेडिसेल। ये वो डंठल है जो पूरे फूल को सपोर्ट देता है। इसके ठीक ऊपर एक फूला हुआ हिस्सा होता है जिसे पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं। आप इसे इस फैक्ट्री का फाउंडेशन मान सकते हैं, जिस पर फूल के सारे जरूरी हिस्से मजबूती से टिके होते हैं। अब इस फाउंडेशन से थोड़ा ऊपर चलें तो हमें 4 मुख्य घेरे या चक्र मिलते हैं, जो बाहर से अंदर की तरफ बहुत ही सलीके से सजे होते हैं। सबसे बाहर सुरक्षा देने वाले हिस्से, फिर अट्रैक्ट करने वाली पंखुड़ियां और एकदम बीचों बीच मौजूद होते हैं इसके मुख्य प्रजनन अंग। बाहर के 2 चक्रों को जरा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला है बाह्यदल, जिसे कैलिक्स कहते हैं। ये आपने अक्सर हरे रंग का देखा होगा। इसका काम है जब फूल कली की अवस्था में हो तो उसकी ढाल बनकर हिफाजत करना। इसके बाद आती है पंखुड़ियां या कोरोला। ये इतनी रंग बिरंगी और आकर्षक क्यों होती हैं? क्योंकि ये एक तरह के बायोलॉजिकल बिलबोर्ड्स हैं। इनका काम है कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ खींचना, ताकि परागण यानी पॉलिनेशन का काम आसानी से हो सके। लेकिन इस पूरी फैक्ट्री की जो असली मशीनरी है ना, वो इसके एकदम केंद्र में है। ये है अंदर के 2 चक्र। पहला पुंकेसर या एंड्रोशियम, जो फूल का नरजनन भाग है, और बिल्कुल बीचों बीच बैठा है स्त्री केसर यानी गाइनेशियम, जो मादा जनन भाग है। यही वो जगह है जहां लैंगिक जनन की वास्तविक और सबसे जटिल प्रक्रियाएं घटित होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी जटिल वास्तुकला, इतने सारे अलग अलग हिस्से, इन सब का अल्टीमेट गोल क्या है? ये सब हो किस लिए रहा है? असल में एंजियोस्पर्म्स में हमें जो इतनी भारी विविधता देखने को मिलती है, उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है, अनुकूलन। पौधे खुद को अलग अलग वातावरण में ढालते हैं ताकि वो सफलतापूर्वक लैंगिक जनन कर सकें। और इस पूरी मेहनत का जो फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आता है, वो है फल और बीज। एक पौधे के नजरिए से देखें
तो हर फूल की जिंदगी का यही सबसे अहम और अंतिम लक्ष्य है। और क्योंकि हम इंसानों को ये खूबसूरत संरचनाएं और इनके अंतिम उत्पाद इतने पसंद हैं, हमने इसके इर्द गिर्द एक पूरा का पूरा ग्लोबल बिजनेस खड़ा कर दिया है, जिसे फ्लोरिकल्चर या पुष्प कृषि कहते हैं। ये कमर्शियल लेवल पर फूलों की खेती है। मतलब हमने जीव विज्ञान की इस शानदार प्रक्रिया को अपनी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना लिया है। तो आज हमने फूलों की दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखा। सिर्फ उनकी बाहरी खूबसूरती को नहीं, बल्कि उनके पीछे काम कर रहे विज्ञान को समझा। लेकिन जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। एक नन्हा सा बीज बनाने के लिए ये सारे जटिल अंग आखिर एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं? वो कौन सी सूक्ष्म घटनाएं हैं जो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देती? इस रहस्य पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि हमारी अगली चर्चा में हम इसी से पर्दा उठाएंगे और निषेचन से पहले होने वाली घटनाओं की गहराई में उतरेंगे। तब तक के लिए अपने आसपास के फूलों को इस नए वैज्ञानिक नजरिए से जरूर देखिएगा। आज हम एंजियोस्पर्म्स यानी पुष्पी पादपों के प्रजनन की उस माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री को डिकोड करेंगे, जिसके बिना हमारी धरती पर जीवन का यह हरा भरा स्वरूप संभव ही नहीं है। इस सफर में मैक्रोस्कोपिक यानी आंखों से आसानी से दिखने वाले फूल के हिस्सों से शुरुआत होगी और फिर धीरे धीरे गहराई में जाकर पुंकेसर की संरचना, एंथर की कार्यप्रणाली, माइक्रोस्पोरेंजियम की परतों और परागकणों के निर्माण से होते हुए अंत में उस सूक्ष्म और कभी नष्ट न होने वाले परागकण की अमेजिंग बनावट को समझा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक स्टैमिन स्ट्रक्चर की, जो कि फूल का मुख्य नर प्रजनन अंग है। स्टेमेन या पुंकेसर असल में इस पूरी प्रजनन प्रणाली की नींव हैं। इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। नीचे एक लंबा और पतला सा डंठल होता है, जिसे फिलामेंट कहते हैं, और ठीक इसके टॉप पर एक द्विपालित यानी दो लोब्स वाली संरचना होती है, जिसे एंथर या परागकोश कहा जाता है। यही वो असली जगह है जहां सारा जादू होता है। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात यह है कि ये फिलामेंट्स और स्टेमिन कोई फैक्ट्री में बने एक जैसे सांचे नहीं हैं। अगर अलग अलग प्रजाति के फूलों को करीब से देखा जाए तो पता चलता है कि इनकी संख्या और लंबाई हर पादप प्रजाति में बहुत अलग अलग होती है। प्रकृति की ये विविधता वाकई हैरान करने वाली है। अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और इस फिलामेंट के टॉप पर मौजूद उस एंथर के अंदर चलते हैं, जिसे एक तरह से पॉलन फैक्ट्री भी कहा जा सकता है। इस एंथर की वास्तुकला किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। ये बायलोब्ड है, यानी इसमें दो अलग अलग लोब होते हैं। साथ ही ये डायथीकस भी है, क्योंकि हर लोब के अंदर दो चेम्बर्स या थीका होते हैं जो एक लंबी खांच से बटे होते हैं। कुल मिलाकर ये एक 4 साइडेड या टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, और इसके चारों कोनों पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बैठे होते हैं, जो आगे चल के पोलन सैक यानी परागपुट में बदल जाते हैं। अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम की उन 4 परतों पर नजर डालते हैं, जो असल में एक अभेद्य सुरक्षात्मक भित्तियों का काम करती हैं। बाहर से अंदर की तरफ जाने पर इसमें 4 बहुत ही स्पष्ट बायोलॉजिकल लेयर्स मिलती हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके ठीक नीचे एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर्स और एकदम कोर में सबसे अंदर होती है टैपेटम। इन परतों के बीच का जो काम का बंटवारा है वो बड़ा ही दिलचस्प है। बाहर की जो 3 परतें हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर्स, वो एक तरह से बॉडीगार्ड्स हैं। उनका काम सुरक्षा करना और एंथर को फटने में मदद करना है, ताकि परागकण बाहर आ सकें। लेकिन वो जो सबसे अंदर वाली परत है, टैपेटम, वो एक न्यूट्रिशनल हब है। इसके अंदर गाढ़ा साइटोप्लाज्म और अक्सर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, जो अंदर पल रहे परागकणों को लगातार पोषण देते रहते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, यानी उस सेल्यूलर डिवीजन की जिससे ये परागकण असल में आकार लेते हैं। इस पोषित और सुरक्षित कोर के बिल्कुल सेंटर में होता है स्पोरोजीनस टिश्यू। इसकी हर एक सेल एक पोलन मदर सेल या पीएमसी का काम कर सकती है। इस सेल में होता है मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, और इसी एकदम सटीक बंटवारे से 4 कोशिकाओं का एक गुच्छा तैयार होता है, जिसे माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। जैसे जैसे एंथर बड़ा होता है और अंदर की नमी कम होने लगती है, मतलब डिहाइड्रेशन होता है, तो ये टेट्राड की चारों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, और बस यहीं से ये अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाकर अलग अलग परागकणों के रूप में विकसित हो जाती हैं। और अंत में उस अविनाशी परागकण यानी मेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर को करीब से समझा जाए।
प्रकृति की इस बेहतरीन इंजीनियरिंग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये गोलाकार परागकण व्यास में सिर्फ 25 से 50 माइक्रोमीटर के होते हैं। इतने सूक्ष्म होने के बावजूद इनकी बनावट सच में किसी अजूबे से कम नहीं है। एक परागकण मुख्य रूप से 2 लेयर्स से कवर होता है। इसकी जो बाहरी परत है, जिसे एक्साइन कहते हैं, वो अविश्वसनीय रूप से कठोर होती है। वहीं जो अंदर की परत है, यानी इनटाइम, वो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी एक बहुत ही पतली और लगातार चलने वाली स्मूथ लेयर होती है। उस बाहरी परत यानी एक्साइन की मजबूती का राज है स्पोरोपोलिनिन। ये एक ऐसा जैविक चमत्कार है जो इसे धरती की सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी बचाए रखता है। स्पोरोपोलिनिन अब तक ज्ञात सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स में से एक है। ये भयंकर गर्मी से लेकर बहुत तेज एसिड और बेस तक को बिना किसी नुकसान के झेल सकता है। पर यहाँ एक दिलचस्प ट्विस्ट है। ये मजबूत बाहरी कवच पूरी तरह से सीलबंद नहीं होता। इसमें कुछ खास जगहें होती हैं जिन्हें जर्म पोर्स या जनन छिद्र कहते हैं। इन जगहों पर वो कठोर स्पोरोपोलिनिन नहीं होता, और ऐसा इसलिए होता है ताकि भविष्य में पराग नलिका यानी पोलन ट्यूब यहीं से बाहर निकल सके। ये एक तरह से उनके बाहर निकलने का एस्केप हैच है। और अगर इस परागकण के अंदर देखा जाए तो 2 खास तरह की कोशिकाएं दिखती हैं जिनके बीच काम का बहुत ही स्पष्ट बंटवारा है। पहली है वेजिटेटिव सेल, जो काफी बड़ी होती है। इसमें भरपूर खाना स्टोर रहता है और इसका न्यूक्लियस भी बड़ा और इर्रेगुलर होता है। और दूसरी है जेनरेटिव सेल, जो काफी छोटी, स्पिंडल यानी तरकू के आकार की होती है और मजे से उस बड़ी वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है। यहाँ एक बड़ा ही अहम डेटा पॉइंट सामने आता है। लगभग 60% से भी ज्यादा एंजियोस्पर्म्स अपने परागकणों को ठीक इसी 2 कोशिकीय स्टेज में हवा या कीड़ों के भरोसे छोड़ देते हैं। बचे हुए 40% में वो छोटी जनरेटिव सेल रिलीज होने से पहले ही एक बार और डिवाइड होकर 3 कोशिकीय स्टेज बना लेती है। स्पोरोपोलिनिन की इस कभी न खत्म होने वाली मजबूती के कारण एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। अगर माइक्रोस्कोपिक परागकणों की ये कोटिंग सच में लगभग अविनाशी है, तो हमारी पृथ्वी के प्राचीन पौधों के जीवन के ऐसे कौन से रहस्य हैं जो सदियों से हमारे ही पैरों के नीचे जीवाश्मों में एकदम सुरक्षित रखे हैं और बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इसी दिलचस्प सोच के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम दिया जाता है। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम पौधों के मादा जनन तंत्र की एक बेहद सूक्ष्म और अद्भुत दुनिया में गोता लगाते हैं। ये सफर एक खूबसूरत फूल की पंखुड़ियों से शुरू होकर उसकी सबसे भीतरी अदृश्य कोशिकाओं के एक बहुत ही गहरे रहस्य तक जाएगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। इस सफर में हम मुख्य रूप से 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले स्त्रीकेसर, फिर बीजांड की संरचना, उसके बाद गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया, फिर भ्रूण कोश का विकास और अंत में एक परिपक्व भ्रूण कोश की संरचना। चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं। स्त्रीकेसर, जो कि मुख्य मादा जनन अंग है। आइए इसे मैक्रो लेवल से समझते हैं। शुरुआत बुनियादी बातों से करते हैं। जायंग, जिसे हम गाइनोशियम कहते हैं, असल में संपूर्ण मादा जनन आधार का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें एक या कभी-कभी एक से अधिक स्त्रीकेसर यानी पिस्टल्स हो सकते हैं। एकदम सरल शब्दों में कहें तो यही पूरे जनन तंत्र का मुख्य केंद्र है। अब यहाँ प्रकृति का एक बहुत ही शानदार रूप देखने को मिलता है। युक्तांडपी यानी सिंकार्पस अवस्था में स्त्रीकेसर आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं, बिल्कुल एक टीम की तरह, जैसे अफीम के पौधे में। और इसके ठीक विपरीत व्युक्तांडपी यानी एपोकार्पस में हर स्त्रीकेसर पूरी तरह से स्वतंत्र रहता है, जिसका एक बेहतरीन उदाहरण है माइकेलिया। ये अंतर अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसे याद रखना काफी फायदेमंद रहेगा। अगर हम स्त्रीकेसर के हिस्सों की बात करें तो 3 अलग-अलग भाग बिल्कुल साफ नजर आते हैं। सबसे ऊपर है वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, जो एकदम एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, जहां परागकण आकर रुकते हैं। उसके ठीक नीचे वर्तिका या स्टाइल नाम की एक लंबी नली होती है और सबसे नीचे अंडाशय यानी ओवरी का फूला हुआ हिस्सा होता है। इसी ओवरी के अंदर प्लेसेंटा और ओवेरियन कैविटी बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। और अब आता है हमारा दूसरा भाग, बीजांड यानी ओव्यूल की माइक्रोस्कोपिक संरचना। अंडाशय से आगे बढ़कर अब जूम इन करने का समय आ गया है। बीजांड की एनाटॉमी को समझना किसी किले के नक्शे को समझने जैसा है। बीजांड वृंत या फ्यूनिकल वो डंठल है जो इसे जोड़ता है, और नाभिका यानी हाइलम इसका वो पॉइंट है जहां ये जुड़ते हैं।
लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा है बीजांडकाय यानी न्यूसेलस। ये कोशिकाओं का एक पूरा भंडार है जो सच में एक पैंट्री की तरह काम करता है, जहां सारा रिजर्व खाना जमा रहता है। साथ ही इसमें एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं, और इसके ठीक उल्टी तरफ का बेस यानी आधारी भाग निभाग या चलाजा कहलाता है। यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारा तीसरा भाग है गुरु बीजाणुजनन यानी मेगास्पोरोजेनेसिस की जटिल प्रक्रिया। चलिए देखते हैं कि अंदर ये निर्माण कार्य कैसे चल रहा है। इस चरण दर चरण विकास को देखना वाकई में अद्भुत है। होता क्या है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन होता है यानी मियोसिस होता है, जिससे 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। लेकिन यहीं पर प्रकृति एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। अधिकांश पुष्पी पादपों में इन 4 में से 3 गुरु बीजाणु पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल खत्म, और केवल एक ही कार्यात्मक गुरु बीजाणु यानी फंक्शनल मेगास्पोर जीवित बचता है। बस एक, यही एक अकेली जीवित कोशिका अब सबसे महत्वपूर्ण है। ये एक बीजाणुज विकास या मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के सिद्धांत को बिल्कुल पुख्ता करती है। ये सच में हैरान करने वाली बात है कि भविष्य के पूरे भ्रूण कोश का अस्तित्व और उसकी पूरी संरचना केवल इसी एक बचे हुए सर्वाइवर सेल पर टिकी होती है। अब आते हैं चौथे भाग पर, भ्रूणकोश का अनोखा विकास। अब हमारा पूरा फोकस उस एक जीवित कोशिका के भीतर होने वाले तेज विभाजनों पर है। इस सर्वाइवर सेल के अंदर मुक्त केंद्रकीय या फ्री न्यूक्लियर विभाजनों की एक बहुत ही तेज प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह कार्यात्मक गुरु बीजाणु का केंद्रक विभाजित होकर पहले 2 केंद्रकीय अवस्था बनाता है, फिर 4 और अंत में 8 केंद्रकीय अवस्था तक पहुंच जाता है। लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इस पूरी प्रक्रिया में अब तक कोई कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं बनी है। सब कुछ बस एक ही जगह आराम से तैर रहा है। और यहीं पर जीव विज्ञान की सबसे दिलचस्प पहेली हमारे सामने खड़ी होती है। एक 8 केंद्रकीय ढांचा अचानक से एक 7 कोशिकीय संरचना में कैसे बदल जाता है? आखिर ये गणित कैसे काम कर रहा है? इसी पहेली को सुलझाना हमारे इस विश्लेषण का मुख्य लक्ष्य है। तो चलिए 5वें भाग की ओर बढ़ते हैं, परिपक्व भ्रूणकोश। आइए फाइनली इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जब कोशिका भित्ति बन जाती है तो उसके बाद की व्यवस्था किसी मास्टरपीस से कम नहीं होती। एक सिरे पर अंड उपकरण एग एपरेटस मौजूद है, जिसमें 2 सहायक कोशिकाएं यानी सिनर्जिड्स और एक अंड कोशिका होती है। दूसरे सिरे पर 3 प्रतिव्यासांत यानी एंटीपोडल कोशिकाएं बैठ जाती हैं और बीच में एक विशाल केंद्रीय कोशिका होती है। एक और खास बात, इन्हीं सहायक कोशिकाओं में मौजूद तंतुरूप समुच्चय फिलीफॉर्म एपरेटस एक जीपीएस गाइड की तरह काम करता है, जो आने वाली पराग नलिका को बिल्कुल सही रास्ता दिखाता है। और अब हम इस पूरी प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। ये एक ऐसा ठोस और हाई यील्ड कॉन्सेप्ट है जिसे समझना परीक्षाओं के लिए और बॉटनी की गहरी समझ के लिए दोनों ही मायनों में बिल्कुल गेम चेंजर है। तो हमारी पहेली का पहला हिस्सा ये है कि एक टिपिकल मैच्योर एम्ब्रियो सैक के भीतर वास्तव में कुल 8 अलग-अलग केंद्रक यानी न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। ये तो हमने पहले ही देख लिया था। लेकिन पहेली का अंतिम और सबसे अहम हिस्सा ये है कि जो बीच की विशाल केंद्रीय कोशिका है ना, वो उन 8 में से 2 ध्रुवीय केंद्रकों को एक साथ अपने अंदर समाहित कर लेती है। तो नतीजा क्या निकला? 8 केंद्रक होने के बावजूद कुल कोशिकाएं सिर्फ 7 ही बनती हैं। है ना कमाल की बात? 8 केंद्रकीय लेकिन 7 कोशिकीय ढांचा। तो अब जब अंड उपकरण पूरी तरह से तैयार है और तंतुरूप समुच्चय यानी हमारा जीपीएस सिस्टम भी मार्गदर्शन के लिए बिल्कुल रेडी है, तो असली सवाल ये उठता है कि पराग नलिका यानी पोलन ट्यूब अपना रास्ता ठीक कैसे खोजती है। निषेचन की ये आगामी प्रक्रिया प्रकृति का एक और बहुत बड़ा रहस्य है जो आगे की खोज के लिए एक गहरी उत्सुकता छोड़ जाता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। आज का विषय सच में बेहद रोमांचक है। एक पल के लिए सोचना बनता है कि पौधे चल फिर नहीं सकते, उनके पास पैर नहीं होते, पर फिर भी उनका सबसे बड़ा जैविक लक्ष्य यानी प्रजनन एकदम सफलता से पूरा होता है। आखिर ये होता कैसे है?
ये सब संभव होता है प्रकृति के सबसे बड़े और सबसे सटीक कुरियर सिस्टम के जरिए। इसे द ग्रेट पॉलन माइग्रेशन या परागकणों का महाप्रवास कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। बिना एक भी कदम उठाए पौधे अपनी पीढ़ी को आगे कैसे बढ़ाते हैं, चलिए आज इस रहस्य को मिलकर डिकोड करते हैं। तो चलिए जल्दी से इस एक्सप्लेनर का रोड मैप देखते हैं। सबसे पहले परागन का परिचय, उसके बाद इसके 3 मुख्य प्रकार, फिर परागन के कारक, उसके बाद बहिर्प्रजनन युक्तियां और आखिर में पराग स्त्री केसर संकर्षण। ये क्लियर फ्लो इस कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी को दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर देगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी परागण का परिचय। पौधों का ये सबसे बड़ा मिशन आखिर शुरू कहाँ से होता है? अगर ध्यान दिया जाए तो इसे एक लॉजिस्टिक्स या डिलीवरी प्रॉब्लम की तरह देखा जा सकता है। पॉलिनेशन यानी परागण की परिभाषा बिल्कुल क्लियर है। परागकोश यानी एंथर से परागकणों का निकलना और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुंचना। ये बिल्कुल किसी बेहद कीमती पैकेज को उसके एकदम सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाने जैसा है। अगर पैकेज गलती से भी गलत जगह चला गया तो पूरी की पूरी डिलीवरी फेल हो जाएगी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, परागण के प्रकार। आखिर इस कीमती पैकेज को भेजने के लिए किन रास्तों का इस्तेमाल होता है? अब जब मंजिल तय है तो रास्ते भी चुने होंगे। इन परागणों को भेजने के लिए पौधे जिन जेनेटिक रास्तों का उपयोग करते हैं उन्हें 3 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है स्वयुग्मन या ऑटोगैमी, दूसरा सजातपुष्पी परागण यानी गेटेनोगैमी और तीसरा परनिषेचन यानी जीनोगैमी। इन तीनों के अपने अलग नियम हैं, लेकिन आगे हम देखेंगे कि इनमें से एक रास्ता तो बिल्कुल किसी बड़ी बायोलॉजिकल ट्रिक जैसा है। सबसे पहले स्वयुग्मन यानी ऑटोगैमी की बात करते हैं। वायोला, ऑक्सैलिस और कॉमलिना जैसे पौधों की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी सच में गजब होती है। ये 2 तरह के फूल बनाते हैं। एक होते हैं चास्मोगैमिज यानी आम खिले हुए फूल जिनके हिस्से खुले रहते हैं, पर दूसरे होते हैं क्लीस्टोगैमिज। ये फूल तो कभी खिलते ही नहीं हैं, एकदम बंद रहते हैं और इसीलिए परागकण सीधे अंदर ही वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इन्हें बीज बनाने के लिए किसी बाहरी कोरियर की जरूरत ही नहीं पड़ती। है ना कमाल का सिस्टम? यहाँ एक बहुत ही जरूरी पॉइंट आता है जिस पर अक्सर बायोलॉजी एग्जाम्स में ट्रिकी सवाल बनते हैं। सजातपुष्पी परागण यानी गेटेनोगेमी देखने में तो क्रॉस पॉलिनेशन लगता है। फंक्शनल रूप से इसमें किसी बाहरी कुरियर या एजेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि परागकण एक फूल से दूसरे फूल तक जाते हैं। लेकिन जेनेटिकली अगर देखा जाए तो ये सेल्फ पॉलिनेशन ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों फूल एक ही पौधे पर हैं। ये मिडिल ग्राउंड सच में एक क्लासिक गॉचा फैक्ट है जो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और तीसरा रास्ता है परनिषेचन या जेनोगेमी। ये अकेला ऐसा प्रकार है जो वर्तिकाग्र तक जेनेटिकली बिल्कुल अलग परागकण लेकर आता है। इसे ही असल मायने में क्रॉस पॉलिनेशन कहा जा सकता है, जहां एक पूरी तरह से अलग पौधे से फ्रेश जेनेटिक मटेरियल की सक्सेसफुल डिलीवरी होती है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, परागण के कारक, यानी प्रकृति के वो कुरियर्स जो असल में सारा हेवी लिफ्टिंग करते हैं। पैकेज रेडी है, राउटिंग तय है, तो अब बात आती है उन कुरियर्स की जो इन पैकेजेस को फिजिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं। इन्हें हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है अबायोटिक या अजैविक कारक जैसे हवा और पानी, और दूसरे हैं बायोटिक या जैविक कारक जैसे कीड़े, पक्षी और चमगादड़। वैसे ज्यादातर पौधे जीवित प्राणियों पर ही निर्भर होते हैं, पर हवा और पानी वाले अजैविक कुरियर्स की ताकत भी बेहद दिलचस्प है। ये समझना एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है कि पौधों की फिजिकल डिजाइन अपने चुने हुए कोरियर्स से एकदम परफेक्टली मैच करती है। उदाहरण के लिए हवा से परागण वाले पौधों को ही देखते हैं। उनके परागण एकदम हल्के और बिना चिपचिपाहट वाले होते हैं ताकि हवा में उड़ सकें। उनके पुंजे सर बाहर निकले होते हैं और वर्तिकाग्र किसी फेदर जैसा होता है जो उड़ते हुए परागकणों को हवा में ही पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ कीड़ों से परागण वाले फूल बड़े, रंगीन, महकते हुए और नेक्टर यानी मकरंद से भरे होते हैं ताकि कुरियर्स खुद ब खुद खिंचे चले आएं। पानी द्वारा परागण यानी हाइड्रोफिली बहुत ही कम पौधों में होती है, पर इसका डिलीवरी सिस्टम एकदम स्पेशलाइज्ड है। वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला में मादा फूल पानी की सतह पर आते हैं और परागकण तैरते हुए वहां तक पहुंचते हैं। पर ज़ोस्टेरा नाम की समुद्री घास में तो पूरी डिलीवरी पानी के अंदर होती है। इसके परागकण लंबे रिबन जैसे होते हैं और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन परागकणों पर एक म्यूसिलेज कवरिंग होती है।
ये नेचर की अपनी वाटरप्रूफ पैकेजिंग है ताकि पानी के अंदर भी पैकेज बिल्कुल सेफ रहे। अब जो जीवित कुरियर्स हैं वो तो बिना किसी फायदे के काम करेंगे नहीं। ये पूरा सिस्टम एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की तरह चलता है। परागण करवाने के लिए पौधों को इन एबायोटिक एजेंट्स को कुछ रिवॉर्ड्स या इनाम देने पड़ते हैं। ये एक तरह का ब्राइब है जो नेक्टर की मिठास या अंडे देने की सुरक्षित जगह के रूप में दिया जाता है। तभी जाकर ये कुरियर्स पैकेज को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। प्रकृति में कुछ पौधों और जीवों के रिश्ते सच में बेहद बिजार हो सकते हैं। अमॉर्फोफेलस को ही ले लीजिए। ये लगभग 6 फुट ऊंचा फूल है जो कीड़ों को अंडे देने के लिए एक विप सेफ स्पेस देता है। और यूका पौधे और मौत का म्यूचुअलिज्म तो और भी अनोखा है। मौत इस फूल के अंडाशय में अपने अंडे देता है और बदले में वो उस पौधे का परागण कर देता है। एक के बिना दूसरे का जीवन चक्र पूरा ही नहीं हो सकता। चलिए अब इस विश्लेषण के चौथे हिस्से पर आते हैं, बहिर्प्रजनन युक्तियां या आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आसान शब्दों में कहें तो ये पौधों का अपना बायोलॉजिकल सिक्योरिटी सिस्टम है। लगातार एक ही जेनेटिक कोड को रिपीट करने से बचने के लिए पौधों ने अपनी खुद की तगड़ी सिक्योरिटी बनाई है। अगर कोई पौधा लगातार स्वपरागण करता रहे तो उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। इसका मतलब है कि उसकी जेनेटिक लीनिएज कमजोर पड़ने लगती है। इसीलिए एक स्वस्थ और मजबूत जेनेटिक प्रोफाइल बनाए रखने के लिए पौधे एक्टिवली कोशिश करते हैं कि स्वपरागण ब्लॉक हो जाए। इस इनब्रीडिंग को ब्लॉक करने के लिए पौधे जबरदस्त बायोलॉजिकल फायरवॉल्स का यूज करते हैं। कभी पराग निकलने और स्टिग्मा के रेडी होने की टाइमिंग अलग कर दी जाती है। कभी उनकी फिजिकल पोजीशन इतनी अलग होती है कि अपना पराग खुद पर गिर ही नहीं पाता। इसके अलावा एक कमाल का जेनेटिक लॉक भी होता है जिसे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं, जो अपने ही पराग कणों को रिजेक्ट कर देता है। और पपीता जैसे पौधों ने तो इसको एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। वो सीधे एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल फूल ही बनाते हैं, जिससे ऑटोगैमी और गेटोनोगैमी दोनों के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। और अब हम सफर के 5वें और आखिरी चेक पॉइंट पर पहुंच गए हैं, पराग स्ट्राइक्सर संकर्षण, जहां फाइनल डिलीवरी एग्जीक्यूट होती है। ये वो पल है जहां पैकेज आखिरकार अपनी डेस्टिनेशन से मिलता है। ये प्रोसेस बिल्कुल स्टैटिक नहीं है, ये एक बहुत ही एक्टिव और डायनामिक मॉलिक्यूलर हैंडशेक है। सबसे पहले परागकण वर्तिकाग्र पर गिरता है और उसकी जेनेटिकली पहचान होती है। अगर वो सही मैच निकलता है तभी एक्सेप्ट होता है और एक पोलन ट्यूब फॉर्म होती है। ये ट्यूब बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल के जरिए बीजांड में एंट्री लेती है और इस प्रोसेस में गाइड कौन करता है? फिलीफॉर्म अपैरेटस, जो बिल्कुल एक जीपीएस की तरह ट्यूब को सही दिशा दिखाता है। इस पूरी शानदार प्रक्रिया को डिकोड करने के बाद एक बेहद गहरा सवाल दिमाग में जरूर आता है। पौधों के पास तो दिमाग नहीं होता, ना ही सोचने की क्षमता होती है, फिर भी उन्होंने इतने सटीक बायोलॉजिकल सिस्टम्स, कोरियर्स और ऐसी म्यूचुअल पार्टनरशिप्स बिना सोचे समझे कैसे डेवलप कर ली? ये सीधे तौर पर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की उस जीनियस की तरफ इशारा करता है जिसके बारे में हम जितना सोचे उतनी ही हैरानी होती है। प्रकृति का यह पॉलिनेशन सिस्टम अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं, जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा। आज हम उस सीक्रेट के बारे में बात करने वाले हैं जो पुष्पी पादपों यानी एंजियोस्पर्म्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एकदम अलग और खास बनाता है। हमारा टॉपिक है दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन, एंजियोस्पर्म्स का एक अनोखा रहस्य, एक ऐसा प्रोसेस जो इन पौधों की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो ये कि इन पुष्पी पादपों में निषेचन जो फर्टिलाइजेशन का ये प्रोसेस बाकी जीवों से इतना अलग क्यों होता है। मेरा मतलब है, जंतु जगत में देखें तो ज़्यादातर जीव सिर्फ एक सिंगल फर्टिलाइजेशन इवेंट से ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन इन एंजियोस्पर्म्स को देखिए, इन्हें किसी और ही लेवल की एफिशिएंसी चाहिए। आखिर ऐसा क्या है जो इस प्रक्रिया को पूरी तरह से अलग बनाता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले फूलों का अनोखा रहस्य, फिर सिंगैमी यानी जीवन की शुरुआत, उसके बाद ट्रिपल फ्यूजन जहां पोषण का निर्माण होता है, फिर हम समझेंगे कि आखिर इस पूरे प्रोसेस को दोहरा निषेचन कहते क्यों हैं, और अंत में फर्टिलाइजेशन के बाद आने वाले बदलाव। ये रोडमैप सुनिश्चित करेगा कि आखिर तक आप कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस न करें। भाग 1, फूलों का अनोखा रहस्य। चलिए उस माइक्रोस्कोपिक मंच को तैयार करते हैं जहां से इस अविश्वसनीय दोहरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है। पूरा एक्शन शुरू होता है पराग नलिका
यानी पॉलन ट्यूब की एंट्री से। ये ट्यूब एकदम किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह काम करती है और सिनर्जिड सेल में एंटर करके 2 अलग-अलग नर युग्मकों को एम्ब्रियो सैक के अंदर रिलीज कर देती है। अब यहाँ से कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट आता है, क्योंकि इन दोनों माइक्रोस्कोपिक एजेंट्स की किस्मत, इनकी नियति एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने वाली है। भाग 2, सिंगैमी या युग्मक संलयन, जीवन की शुरुआत। चलिए देखते हैं उन 2 युग्मकों में से पहले वाले के साथ क्या होता है जो भविष्य के पौधे का निर्माण करने वाला है। तो पहला नर युग्मक बिल्कुल सीधे अंड कोशिका की तरफ बढ़ता है और उसके केंद्र के साथ संलयित हो जाता है। इस डायरेक्ट और बेहद ही क्रूशल फ्यूजन को हम सिनगैमी कहते हैं। ये देखने में बड़ा सिंपल सा स्टेप लगता है, राइट? लेकिन यही वो पॉइंट है जहां से नए जीवन की शुरुआत होती है और इसके नतीजे में बनती है एक द्विगुणित या 2n सेल, जिसे हम युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। और याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि यही 2n जाइगोट आगे चलकर भ्रूण या एम्ब्रियो में विकसित होगा। अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो ये नया बना जाइगोट आने वाले नन्हे पौधे का एकदम परफेक्ट ब्लूप्रिंट है, एकदम बेस फाउंडेशन। भाग 3, ट्रिस संलयन, पोषण का निर्माण। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई उस दूसरे नर युग्मक का क्या हुआ जो पीछे छूट गया था। चलिए उसे ट्रैक करते हैं। पहले युग्मक ने तो अंड कोशिका के साथ मिलकर काम कर लिया, लेकिन ये दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका की तरफ निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर ये 2 ध्रुवीय केंद्रकों यानी पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ एक साथ 3 अगुणित केंद्रक आपस में मिल रहे हैं, 3, और इसीलिए इस प्रोसेस को त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। गणितीय रूप से अगर देखा जाए तो ये संलयन एक त्रिगुणित संरचना बनाता है जिसे हम 3n से दर्शाते हैं, और यही 3n स्ट्रक्चर आगे चलकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी PEN बन जाता है। नेचर का सिस्टम देखिए कितना अमेजिंग है। नन्हे पौधे को भूख तो लगेगी ना, तो उसके लिए प्रकृति ने पहले से ही खाने का प्रबंध कर रखा है। केंद्रीय कोशिका अब प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका यानी PEC में बदल जाती है, जो पूरी तरह से एक डेडिकेटेड फूड फैक्ट्री की तरह काम करती है ना कमाल की बात? भाग 4, इसे दोहरा निषेचन क्यों कहते हैं? चलिए अब इस पूरी पजल को एक साथ जोड़कर वनस्पति विज्ञान की इस टर्म के पीछे का असली लॉजिक समझते हैं। एग्जाम्स के लिए इस एग्जैक्ट सिमेट्री को याद रखना एक बहुत बढ़िया ट्रिक है। एक तरफ देखिए सिनगैमी हो रही है, जहां एक नर युग्मक और एक अंड मिलकर 2n जाइगोट बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रिपल फ्यूजन चल रहा है, जहां एक नर युग्मक और 2 ध्रुवीय केंद्रक मिलकर त्रिगुणित 3n PEN बना रहे हैं। चूंकि एक ही भ्रूण कोश के अंदर ये दोनों फ्यूजन एक ही टाइम पर एक साथ हो रहे हैं, इसीलिए इसे दोहरा निषेचन का नाम दिया गया है। और एक बहुत ही खास फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए, ये जो डबल ड्यूटी मैकेनिज्म है ना, ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ पुष्पी पादपों का ही एक्सक्लूसिव फीचर है। इस युगांतरकारी मैकेनिज्म को सबसे पहले नवाश्चन नाम के साइंटिस्ट ने पहचाना था। बायोलॉजी की दुनिया में ये सच में एक गेम चेंजर डिस्कवरी थी। भाग 5, निषेचन के बाद के बदलाव। हमारे इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि निषेचन के बाद इन माइक्रोस्कोपिक संरचनाओं में क्या-क्या एवोल्यूशन आते हैं। यहाँ इस ट्रांसफॉर्मेशन को बिल्कुल क्लियरली समझा जा सकता है। जाइगोट आगे बढ़कर सीधा एम्ब्रियो बन जाता है और जो 3nPEN था वो अब पोषण देने वाला भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म बन जाता है। केंद्रीय कोशिका एंडोस्पर्म टिश्यू में तब्दील हो जाती है और बाकी जो हेल्पर सेल्स थे जैसे सिनर्जिड्स और प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, उनका काम खत्म, तो वो बस नष्ट होकर गायब हो जाते हैं। तो यहाँ से सबसे बड़ा टेक अवे क्या मिलता है? यही कि एंडोस्पर्म का बनना इस बात की फुल गारंटी देता है कि ग्रोइंग एम्ब्रियो को तुरंत और लगातार न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। हेल्पर सेल्स अपना काम पूरा करके खत्म हो जाएंगे और जाइगोट आराम से आगे चलकर एक नया पौधा बनेगा। सब कुछ एकदम परफेक्टली प्लान्ड है। तो अब इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया से थोड़ा बाहर आकर सोचें, क्या ये इतना परफेक्ट और हाईली एफिशिएंट बिल्ट इन न्यूट्रिशन सिस्टम ही वो असली वजह है जिसने फूलों को पूरी दुनिया पर राज करने की ताकत दी है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी रसोई में रखा एक साधारण सा नारियल या एक रसीला सेब किस जादुई प्रक्रिया से गुजरकर हम तक पहुंचता है?
एक फूल के खिलने से लेकर उसके फल या बीज बनने तक का ये सफर असल में एक बहुत ही सुव्यवस्थित बायोलॉजिकल असेंबली लाइन है। इसी पूरी प्रक्रिया को जीव विज्ञान में निषेचन पश्च घटनाएं या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहा जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम प्रकृति के इसी अद्भुत कारखाने के अंदर झांकने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये निषेचन पश्च घटनाएं आखिर हैं क्या। किसी फूल में दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके तुरंत बहुत ही जटिल बदलाव का दौर शुरू होता है, और यही वो मौलिक परिवर्तन है जो एक नाजुक से फूल को एक कठोर बीज और एक स्वादिष्ट फल में पूरी तरह से बदलकर रख देता है। यह परिभाषा हमारे आज के विषय की बिल्कुल मजबूत नींव है। आगे बढ़ने से पहले चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम भ्रूणपोष के बारे में जानेंगे, फिर भ्रूण का क्रमिक विकास, उसके बाद बीज और फल के अलग अलग प्रकारों को समझेंगे, फिर चर्चा होगी असंख्य जनन व बहुभ्रूणता की, और अंत में हम एक सारांश देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, भ्रूणपोष, जो असल में पोषण का आधार है। यहाँ प्रकृति का लॉजिक देखिए कितना कमाल का है। किसी भी नए पौधे यानी भ्रूण को तब तक विकसित नहीं होने दिया जाता जब तक कि उसके लिए एक बहुत ही सॉलिड त्रिगुणित यानी 3N भोजन का भंडार न बन जाए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी लंबी ट्रिप पर निकलने से पहले अपना लंच बॉक्स पूरी तरह से पैक कर लेना। भ्रूण के विकास से ठीक पहले भ्रूणपोष का विकास होना ये सुनिश्चित करता है कि नन्हे पौधे को कभी भी पोषण की कोई कमी ना हो। अगर हम इस विज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो बात एकदम साफ हो जाती है। जो नारियल पानी हम पीते हैं ना, वो असल में मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष है, जिसमें हजारों मुक्त केंद्रक बस तैर रहे होते हैं। लेकिन बाद में जब इन केंद्रकों के चारों तरफ सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति बन जाती है तो वो नारियल का ठोस सफेद खाने वाला हिस्सा बन जाता है, जिसे कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। मतलब एक ही चीज के दो अलग अलग रूप। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, भ्रूण का क्रमिक विकास। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भ्रूण का विकास रातों रात नहीं होता। इसका एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। कहानी शुरू होती है एक सिंपल जाइगोट यानी युग्मनज से, फिर वो विभाजित होकर प्राक भ्रूण बनाता है। उसके बाद यह एक गोलाकार आकार लेता है, फिर एक बहुत ही सुंदर हृदयाकार यानी हार्ट शेप अवस्था में बदलता है, और फाइनली एक परिपक्व भ्रूण बन जाता है। यह क्रमिक बदलाव दिखाता है कि जीवन कितनी सटीकता से आकार लेता है। मैच्योर होने के बाद ये भ्रूण दो अलग अलग ब्लूप्रिंट्स में बंट जाते हैं। द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष और दो बीजपत्र होते हैं, ऊपर बीजपत्रोपरिक और नीचे बीजपत्राधार। दूसरी तरफ घास परिवार जैसे एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट भ्रूण में केवल एक ही बीजपत्र होता है, जिसे स्कूटेलम कहते हैं, और इसे सुरक्षित रखने के लिए प्रांकुरचोल और मूलांकुरचोल जैसी खास संरचनाएं होती हैं। सच में ये प्रकृति की बेहतरीन इंजीनियरिंग है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर, बीज, जो लैंगिक जनन का असली और अंतिम उत्पाद है। अब ये बीज अपने खाने यानी भ्रूणपोष का कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके आधार पर इन्हें दो कैटेगरी में बांटा गया है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो अपना सारा भोजन पहले ही चट कर जाते हैं, जैसे मटर या मूंगफली। इन्हें गैर एल्ब्यूमिनस कहते हैं। लेकिन कुछ बीज काफी समझदार होते हैं, वो अपने भोजन का कुछ हिस्सा बचा कर रखते हैं, जैसे गेहूं, मक्का या अरंडी। इन्हें एल्ब्यूमिनस बीज कहा जाता है। लेकिन बायोलॉजी में एक्सेप्शंस ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नॉर्मली निषेचन के बाद बीजांडकाय यानी न्यूसेलस खत्म हो जाता है, लेकिन काली मिर्च और चुकंदर जैसे कुछ अनोखे बीजों में ये एक स्थायी हिस्से के रूप में बचा रह जाता है। इस बचे हुए हिस्से को ही परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहा जाता है। ये एक बहुत ही खास अपवाद है। और इन बीजों का सर्वाइवल मैकेनिज्म तो वाकई कमाल का है। जब बाहर का मौसम खराब या बहुत सूखा हो जाता है तो बीज अपनी चयापचय यानी मेटाबॉलिक क्रियाओं को एकदम धीमा कर लेता है। एक तरह से ये अपने आप को सेफ मोड में डालकर सो जाता है। इसी निष्क्रिय अवस्था को बीज प्रसुप्ति या डॉर्मेंसी कहते हैं। बाहर का मजबूत बीज चोल इसे तब तक सुरक्षित रखता है जब तक कि हालात दोबारा अनुकूल न हो जाएं। अब हम अपने एक्सप्लेनर के चौथे हिस्से पर आते हैं, फल और उसके विभिन्न प्रकार। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चलती है। हम जिन फलों को बड़े मजे से खाते हैं, जीव विज्ञान की नज़र में वो सभी सच्चे फल नहीं हैं। जो केवल निषेचित अंडाशय से बनते हैं, बस वही सत्य फल हैं।
लेकिन सेब, स्ट्रॉबेरी और काजू जैसे फलों में फूल का एक दूसरा हिस्सा, जिसे पुष्पाशन या थैलेमस कहते हैं, वो भी फल बनाने में अपना योगदान देता है। इसलिए विज्ञान की भाषा में इन पसंदीदा फलों को आभासी या कूट फल यानी फॉल्स फ्रूट्स कहा जाता है ना? बिल्कुल सरप्राइजिंग। पौधों की इस दुनिया में एक और बहुत ही दिलचस्प घटना होती है। कभी सोचा है कि केले में बीज क्यों नहीं होते? इसका जवाब है अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी। ये वो प्रक्रिया है जहां फल का विकास बिना किसी निषेचन के ही हो जाता है, और क्योंकि निषेचन नहीं हुआ इसलिए बीज भी नहीं बनते। ये प्रकृति का अपना तरीका है बिना बीज वाले अद्भुत फल तैयार करने का। चलिए अब बढ़ते हैं 5वें सेक्शन की तरफ, असंग जनन और बहुभ्रूणता। ये पादप जगत के असली रूल ब्रेकर्स हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना तो जैसे जीव विज्ञान की किसी जादुई ट्रिक को देखने जैसा है। असंग जनन या एपोमिक्सिस वो प्रक्रिया है जहां पौधे बिना निषेचन के ही बीज पैदा कर देते हैं। तकनीकी रूप से तो ये एक अलैंगिक जनन है, लेकिन ये इतने शानदार तरीके से लैंगिक जनन की नकल करता है कि आप हैरान रह जाएंगे। घास परिवार और एस्टेरेसिया में ये एक अविश्वसनीय तरीका है जहां पौधे बिना पार्टनर के अपने हूबहू क्लोन तैयार कर लेते हैं। और नियम तोड़ने की इसी कड़ी में एक और नाम है, बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी। आमतौर पर एक बीज में एक ही भ्रूण होता है, लेकिन जब हम कोई संतरा या नींबू छीलते हैं और उसके एक ही बीज से कई सारे अंकुर निकलते देखते हैं, तो वो इसी प्लस नियम के कारण होता है। एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूणों का होना ही बहुभ्रूणता कहलाता है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं हमारे आखिरी हिस्से में, निषेचन पश्च सारांश। इसे आप इस पूरी प्रक्रिया की एक परफेक्ट चीट शीट मान सकते हैं। निषेचन से पहले जो अंडाशय था वो निषेचन के बाद फल बन जाता है, जो बीजांड था वो बीज बन जाता है। अंडाशय की दीवार फल भित्ति यानी पेरिकाप में बदल जाती है और बीजांड के बाहरी अध्यावरण सख्त होकर बीज चोल या सीड कोट बना लेते हैं। इस एक छोटी सी टेबल में प्रकृति का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन छिपा हुआ है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल उठता है। असंग जनन और अनिषेक फलन जैसी ये जो प्राकृतिक विसंगतियां हैं, क्या इन्हें पूरी तरह समझकर हम वैश्विक कृषि उत्पादन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं? बिना निषेचन के बीज और बिना बीज के फल, अगर इन जादुई जैविक प्रक्रियाओं को हम खेतों में बड़े पैमाने पर लागू कर सकें, तो हमारे खाद्य उत्पादन का भविष्य कैसा होगा? ये एक ऐसा विचार है जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति के पास हमारे लिए अभी कितने और रहस्य उजागर करने बाकी हैं।